नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें जो टॉपिक है उसको देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है और स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के टाइम पे क्या क्या प्रोसेस किया जाता है या फिर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे सभी को पता है कि एक जो टास्क है या फिर कोई एक वर्क है उसको करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना पड़ता है और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं सभी एक कॉमन गोल के लिए वर्क करता है। तो उसमें जो है व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेप्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग पीछे के वीडियो में देखे। तो आज हम लोग देखते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें जो पहला स्टेप्स है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकेंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड फोर्थ एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये चार जो है इम्पोर्टेंट स्टेप्स है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोसेस में। तो सबसे पहले जो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। तो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इन अकॉर्डेंस with the predetermined plan. The work is divided into manageable activities so that duplication of work can be avoided and the burden of work can be shared among the employees. तो पहला जो स्टेप्स है वो स्टेप्स जो है उसमें है कि आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या काम है ऑर्गेनाइजेशन में और उस काम को डिवाइड करना, वो काम के स्ट्रक्चर के हिसाब से, काम के तरीके के हिसाब से वर्क को डिवाइड करना और एज पर प्री डिटरमाइंड प्लान, पहले से जो हमने प्लान करके रखे उसके हिसाब से वो वर्क को डिवाइड करना। और वर्क डिवाइड करने के बाद इस प्रकार से डिवाइड करना कि ये वर्क जो है वो मैनेजेबल हो, जिससे कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। देखा कि सेम नेचर का वर्क बार बार किया जा रहा है, उसको अवॉइड करना है। और दूसरा है कि बर्डन जो है काम का जो है उसका भार जो है वो ज़्यादा ना हो एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से काम को डिवाइड किया जाना चाहिए। तो ये पहला स्टेप्स है, काम को आइडेंटिफाई करो क्या क्या टास्क है, क्या क्या काम है और उसको काम को विभाजित करो। ठीक है। सेकंड, अब उसमें अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके चले, चलो हमने एक डिसाइड किया कि कोई एक कंपनी खोलते हैं, तो उसमें एग्जांपल के तौर पे हम लोग सोचे कि चलो प्लाईवुड जो फैक्ट्री है उसको अपन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उसमें क्या क्या काम आएगा उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसमें जो है अपने को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसके अंदर डिवीज़न ऑफ वर्क रहेगा, कहीं पे वो प्रोसेस जो मशीनरी रहेगा वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उसको स्टॉक किया जाएगा। फिर दूसरे स्टेप्स में रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाएगा। थर्ड स्टेप में प्रेसिंग मशीन में उसको पास किया जाएगा। फोर्थ स्टेप में उसको कटिंग किया जाएगा। फिफ्थ स्टेप में उसको ऐसे स्टॉक किया जाएगा। तो ऐसे अलग अलग जो प्रोसेस है, इस प्रकार के काम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। काम को आइडेंटिफाई करने के बाद उस काम को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जिससे काम आसानी हो और एक ही काम डुप्लीकेशन ना हो। बार बार देखा गया एक ही काम अपने को ज़्यादा करना पड़ रहा है, बार बार वही काम चल रहा है। तो इससे क्या है कि मैन पावर भी ज़्यादा लग जाएगा, कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगा। तो जो है ओवरऑल लॉसेस या फिर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए आइडेंटिफिकेशन एंड वर्किंग ऑफ वर्क जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला स्टेप्स है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड जो है हमारे डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो वंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एक्टिविटीज, सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर। दिस ग्रुपिंग इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। एग्जाम्पल जैसे देखे हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, प्रोडक्ट्स, ETC। अब उसको विभाग, जैसे काम, छोटे छोटे काम को स्मॉल एक्टिविटी में उसको विभाजित करना पड़ेगा। उसके बाद सिमिलर नेचर का काम है तो उसको ग्रुप किया जाएगा।
उसको एक विभाग के अंतर्गत काम किया जाएगा और इसी को कहा जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन को जो है प्रोडक्ट के हिसाब से किया जा सकता है या फिर टेरिटरी के हिसाब से, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग क्या है। तो थर्ड जो स्टेप्स है वो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब जो है डिपार्टमेंटाइजेशन होने के बाद अब जो है उसमें जो रिलेटेड पर्सनल है उसको जो है ड्यूटी असाइन करना पड़ेगा कि उसके जिम्मेदारी क्या क्या काम है, उसको क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसको क्या क्या अधिकार। तो ये सब जो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज जो है ये थर्ड स्टेप्स है ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टेट क्लियरली द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड अलोकेट वर्क अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय। Once departments are formed, individual department heads are appointed for each department. The work must be assigned to those who are best fitted to perform it well. Of example, जैसे finance job should be assigned to the person having the qualification and experience in finance. For example, CA और MBA finance. तो इसमें क्लियरली बोला है कि अलग अलग जॉब पोजीशन के लिए अलग अलग लोग जो है वो डिसाइड किए जाएंगे काम के हिसाब से। डिफरेंट अलग अलग जो है वो जॉब पोजीशन क्रिएट किया जाएगा और उस जॉब पोजीशन में उस नेचर के उस टाइप के एम्प्लॉय को हायर किया जाएगा। एक बार डिपार्टमेंट फॉर्म होने के बाद जो इंडिविजुअल हर डिपार्टमेंट का एक एक प्रमुख रहेगा जिसको हम लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहेंगे, ठीक है। और उसी के अंतर्गत उसी के अंडर में पूरे डिपार्टमेंट जो है वो संचालित होगा, वर्क करेगा। और काम जो है वर्क असाइनमेंट जो बेस्ट फिटेड पर्सन है उसी को उसके रिलेटेड जो है वर्क असाइन किया जाएगा, है ना, जिससे कि परफॉर्म बेहतर करे, अच्छा आउटपुट दे। अगर हम लोग मछली को बोलेंगे पेड़ पे चढ़ो तो वो चढ़ नहीं सकेगा, और शेर को अगर बोले हम कि नदी में तैरो तो वो तैर नहीं सकेगा। तो कहने का मतलब जो है वो जो काम जिसमें एक्सपर्टी है उसी को वही काम असाइन करेंगे तो उसका परफॉर्मेंस भी बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे इसमें जैसे बताया गया है कि अगर फाइनेंस जॉब है तो फाइनेंस जॉब के लिए जो है पर्सन जो है राइट क्वालिफाइड पर्सन जो है उसी को अपॉइंट करना चाहिए। जैसे कि अगर CA है या फिर MBA फाइनेंस है तो वो पोजीशन के लिए यही जो रिलेटेड पर्सन है वो बेस्ट रहेगा, जिनका परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रहेगा। थर्ड जो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ होने के बाद फोर्थ जो स्टेप्स है वो है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब ये इम्पोर्टेंट है। डिपार्टमेंट के बाद उसमें जो पर्सनल अपॉइंटेड है वो किसको रिपोर्ट करेगा, है ना, वो किसको, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है कि नहीं। तो वो रिलेशन जो है रिपोर्टिंग रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हेल्प्स टू क्रिएट ए hierarchical structure and also help in coordination among various department। तो ये जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अधिकार और जिम्मेदारी के साथ साथ जो है हायरार्की स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि कौन किसके ऊपर रहेगा, किसका अधिकार कितना ज़्यादा है, किसका जिम्मेदारी कितना है। तो इससे क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन समन्वय निर्माण होगा। तो सुपीरियर subordinate relations between different people and job position is to be created so that everybody know from whom he is or she is taking order and to whom he or she is issue order। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन जो है अलग अलग लोगों के बीच में, यानी जो ऊपर में रहेगा वो सुपीरियर रहेगा, जो नीचे में रहेंगे वो सबऑर्डिनेट रहेंगे। तो इस प्रकार से ये क्लियर जो है वो पता चलेगा कि किससे हमको ऑर्डर लेना है और किसको हमको ऑर्डर इशू करना है। इस प्रकार से ये रिलेशन जो है वो डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशन मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो
इस प्रकार से ये 4 जो है स्टेप्स इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। थैंक यू।